तो ये जो तुम्हारा क्लास 10 का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, के कई सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल ही जाएंगे। बाकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उन्हें हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से पहले ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके बाद कार्बन से रिड्यूस करके उनकी प्योर फॉर्म हमें मिल जाती है। और इसमें हम सीखने वाले हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स का क्या होता है। तो यार ये जो है ये कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन से प्यार होता है। तो इसके लिए हमें जो दूसरा तरीका है वो यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस तरीके में होता क्या है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जिन्हें नहीं पता वो देख लो। अब जिन्हें नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो देख लो। देखो इस तरीके में हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जिनमें से एक होता है अपना कैथोड, और ये जो होता है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर कनेक्ट रहता है। और एक होता है एनोड, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। अब इसके अंदर से हम जो है करंट फ्लो करते हैं, और ये जो लिक्विड इस बीकर में भरा हुआ है वो लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि जो मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसी का एक मोल्टन फॉर्म है उसके क्लोराइड का, मीन्स वो क्लोराइड के फॉर्म में है यहाँ पर। जैसे देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम मेटल ले लेते हैं सोडियम, तो और उसकी क्लोराइड फॉर्म हो जाएगी NaCl। अब इस NaCl में से जो Na है यानी सोडियम, वो तो यहाँ कैथोड पर डिपॉजिट होने लगेगा, और ये जो क्लोरीन है वो यहाँ एनोड पर। और कैथोड से ये जो मेटल है हमें प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो यही तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का, और मुझे उम्मीद है तुम्हारे समझ में तो आ ही गया होगा। अब बस एक चीज़ और देखनी है जो इसी से रिलेटेड है जस्ट, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चलो उसको और समझ लेते हैं फिर यहाँ फटाफट से। तो हमने ये जो तरीके पढ़े थे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के इस वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में, उससे जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट तो होता है पर वो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो थोड़ा इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। जैसे देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो एनोड है ये हम उसी इम्प्योर मेटल का बनाएंगे, मतलब वो पूरी तरह से जो प्योर नहीं है। और इसके बीच में हमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है इस बार, यानी कि ये जो लिक्विड लेना है, ये लेना है हमें किसी मेटल सॉल्ट का। तो चलो मेटल सॉल्ट लेना है, तो इस बार हम यहाँ पर ले लेते हैं CuSO4। तुम्हारी NCERT में भी यही एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये वाला एग्जाम्पल तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, यानी कि वही अपना CuSO4। यही हो जाएगा अपना यहाँ पर मेटल सॉल्ट। और ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है जिसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड भी बोलते हैं, ये हमें इसी मेटल के प्योर फॉर्म का लेना है, यानी कि यहाँ पर ये जो है प्योर कॉपर हम यहाँ पर लेंगे। अब देखो इसमें होगा क्या, जब हम यहाँ से करंट पास कराएंगे, जब सर्किट कंप्लीट होगा, तो ये जो इम्प्योर कॉपर है एनोड में, ये एनोड से हट के मतलब कि ये डिपॉजिट होने लगेगा यहाँ पर अपने कैथोड पर, मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा होने लगेंगे, जिसे हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। मतलब होती तो इम्प्योरिटीज़ ही हैं, बट इनको बस एक नाम दे दिया एनोड मड। और इसी तरीके से ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से जो मेटल्स होते हैं वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं और ज़्यादा हमें प्योर स्टेट में मिल जाते हैं। चलो अब इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है यानी कोरोजन, वो बचा है। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो कोरोजन है ये होता क्या है। तो यार ये कुछ नहीं है, बस जो जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं। अब देखो इसकी अगर डेफिनेशन आई तो तुम क्या लिखोगे। तो ये जो कोरोजन है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं, रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स और कुछ गैसेस के साथ, और यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं कुछ अनवांटेड कंपाउंड जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट वगैरह। अब ये जो चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से तो अभी आगे समझाने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलो फिर बढ़ते हैं इसके आगे। जैसे सबसे पहले अगर देखें सिल्वर को, तो सिल्वर है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आने लगती है जंग लगने के बाद, जो कि होती है सिल्वर सल्फाइड की। और अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर पर एक ग्रीनिश सी, मतलब ग्रीन से कलर की जो कोटिंग है वो आने लगती, क्योंकि उसके ऊपर जो है कॉपर कार्बोनेट की यहाँ पर जो लेयर है वो डिपॉजिट होने लगती है। साथ में बात करें आयरन की, तो यार ये लोहे की जो जंग है वो तो हर किसी ने देखी है, रेडिश ब्राउन से कलर की होती है, और जो कि होती है यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की वजह से। चलो ये सब तो हो गया कि ये जो कोरोजन है ये होता क्या है, लेकिन इसके प्रिवेंशन के भी कुछ तरीके देख लेते हैं जिससे ये जो रस्टिंग है होने से रुक सकती है। जिसमें सबसे पहला तरीका है कि अगर हम किसी भी आयरन के या फिर किसी मेटल के आर्टिकल के ऊपर हम अगर पेंट कर दें तो उससे रस्टिंग होने से रुक सकती है। दूसरा तरीका है ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग की, अगर एक लेयर उसके ऊपर हम लगा दें तो जिससे कि वो जो है एयर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा ना रहे, तो उससे भी जो है रस्टिंग या कोरोजन कह सकते हैं प्रिवेंट हो जाएगा। इसके बाद जो तरीका है वो है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, इसमें क्या है कि हम आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं जिंक की, जिसकी वजह से यहाँ पर कोरोजन जो है वो रुक जाता है और रस्टिंग जो है वो नहीं हो पाती। अब एक और जो तरीका है प्रिवेंशन का रस्टिंग से, वो है यहाँ पर एलोइंग का। अब देखो एलोइंग होता क्या है, इसमें क्या है कि हम किसी मेटल के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, मीन्स मिक्स कर देते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में।
तो उससे होता है क्या है कि जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चेंज हो जाती हैं और एक न्यू एलॉय फॉर्म हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ बेटर होती हैं पुराने वाले से। जैसे अगर हम एग्जांपल लें आयरन का, तो जो प्योर आयरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इससे अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए हम वहाँ पर ना कार्बन का कुछ बहुत कम परसेंट, मतलब लगभग 0.05% ऐड करते हैं, जिससे कि जो आयरन है उसकी हार्डनेस अच्छी खासी हो जाए और आयरन की स्ट्रेंथ भी जिससे बढ़ जाएगी। चलो फिर और भी एग्जांपल इसके मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे इसी आयरन में अगर हम निकल या क्रोमियम में से कुछ ऐड कर देते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो वहाँ पर फॉर्मेशन होती है स्टेनलेस स्टील की। और ये जो स्टेनलेस स्टील होती है इसमें यहाँ कोई जंग वंग नहीं लगती, मतलब इसमें जो कोरोजन है वो नहीं होता। चलो फिर कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे तुमने ब्रास का नाम यहाँ पर सुना होगा, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अब ये देखो एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ पर ये जो एलॉय फॉर्म हुआ है, यानी कि जो ब्रास है वो यहाँ पर अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि जो कॉपर है वो उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, वो जो एक अच्छा कंडक्टर है। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो एलॉयज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ चेंज हो जाती हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें, तो अगर हम कॉपर में यहाँ पर टिन ऐड करते हैं तो ब्रॉन्ज फॉर्म होता है। ब्रॉन्ज का नाम तो तुमने सुना ही होगा। अब ये जो ब्रॉन्ज है ये भी यहाँ पर एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो वो है यहाँ पर सोल्डर। अब ये जो सोल्डर है यहाँ पर लेड और टिन से मिलकर बनता है और इसकी जो मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जिससे कि फ़ायदा ये है कि ये वायर्स वगैरह को ज्वाइन करने के मीन्स वेल्डिंग की मदद से ज्वाइन करने के काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और ये भी तुमने मोबाइल ठीक करने वाले या फिर टीवी ठीक करने वाले की दुकान पर तो कभी ना कभी शायद देखा ही होगा अगर तुम गए हो तो। बाकी ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये तो यहाँ पर इसी टॉपिक के साथ खत्म हो चुका है। और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर से कर ही देना, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि क्लास 10 के केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के वीडियोस तुम्हें अक्सर इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।